नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक लेज़र टेक्नोलॉजी का। लेज़र प्रौद्योगिकी क्या होती है, क्योंकि बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है, एडवांसमेंट इसमें लगातार हो रहा है और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। चाहे वो जो है हमारा सिंपल से सिंपल हम देखें, CD DVD जो आती हैं वो भी लेज़र टेक्नोलॉजी के आधार पर ही उनको जो है रीड किया जाता है। बच्चों के खेलने वाले डिवाइस आते हैं, जो मनोरंजन के लिए जो होते हैं, लेज़र लाइटिंग की जाती है। आजकल तो घरों के ऊपर भी लेज़र लाइट जो है लगाई जाने लगी है और संसद भवन और हमारे राष्ट्रपति भवन, इनको भी लेज़र लाइट से ही जो है सजाया जाने लगा है। युद्ध के क्षेत्र में हम बात करें, आर्मी के हिसाब से बात करें तो लेज़र आधारित जो है हथियार बनाए जो है जाने लगे हैं। लेज़र आधारित सर्जरी हो रही है और लेज़र आधारित जो है औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, जिसमें वेल्डिंग के में भी प्रयोग हो रहा है, लेज़र का वस्तुओं को काटने में प्रयोग हो रहा है। तो डिफरेंट तरीके से जो लेज़र है वो प्रयोग हो रहे हैं। तो आज इस लेक्चर में हमको यही समझना है आखिर में लेज़र होता क्या है, और दूसरी बात यह है इसकी टेक्नोलॉजी है क्या, आखिर में लेज़र की तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं, और फिर हम देखेंगे कहां कहां पर ये लेज़र जो है यूज होता है, कितने तरीके का ये होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा जो है एग्जाम है इसके लिए, चाहे हमारा प्री एग्जाम हो या फिर हमारा मेंस एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक थ्योरी पूरी पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी करंट यदि हमारे नोटिस में आता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां पर कोई भी करंट हमारे नोटिस में आता है, करंट टॉपिक कोई है, तो हम आसानी से उसको जो है कैच कर लेंगे वहां से कि हाँ ये टॉपिक हमारे काम का है, लेज़र टेक्नोलॉजी के संबंध में है। तो बेसिक नॉलेज किसी भी टॉपिक की होना बहुत जरूरी होता है, उसी को ही हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये शब्द है लेज़र, जो शब्द है LASER। एक्चुअल में लेज़र जो है एक्रोनिम है, एक बड़े शब्द के को छोटा करके हम जो शो करते हैं। जैसे मान लिया कि हम बात करते हैं SMS हॉस्पिटल, मान लिया शब्द है SMS, तो सवाई मान सिंह शब्द को हमने 3 में ले लिया SMS से। तो ऐसे कोई बड़ा शब्द जो होता है, मोदी जी तो बहुत सारे जो इस तरह की बोलते हैं, जैसे नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, तो वो जो लंबा शब्द है उसके हमने ले लिया नाविक, एक शब्द ले लिया आगे का NAVIC। तो ऐसे ही क्या है, लेज़र की जो फुल फॉर्म है वो है लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, प्रकाश का संवर्धन, प्रकाश का, लाइट एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग ये हो गया है प्रकाश का संवर्धन, प्रकाश का प्रवर्धन या संवर्धन, प्रकाश को बढ़ाना। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का मीनिंग है विकिरण, स्टिमुलेटेड एमिशन का हिंदी मीनिंग है उद्दीप्त उत्सर्जन, उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा। तो मीनिंग यहां पे क्या हो गया, मीनिंग हो गया यहां पर उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा। ये हमको जानना होगा आखिर में उद्दीप्त उत्सर्जन है क्या। तो उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो ये जो है लेज़र जो शब्द है, इसका जो अर्थ है वो ये है उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ये हमारा कोई डिवाइस है, इस डिवाइस से ये सीधा जो है एक ही दिशा में सारी की सारी तरंगें चलती हैं। तो अब यहां पर हमको डिस्कस करना है आखिर में उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है। तो देखो यहां पर हम बात करेंगे, जब हम परमाणु के स्तर पे जाते हैं, हम किसी परमाणु के स्तर पे जाते हैं, तो वहां पर परमाणु के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है विभिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न होती है, उससे संबंधित होता है ये उद्दीप्त जो उत्सर्जन है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक पॉइंट और है कि सबसे पहले आखिर में ये लेज़र बनाया किसने था, स्टिमुलेटेड एमिशन को ही यूज किया था, लेकिन किसने बनाया था। तो यहाँ पे देखो, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन लेज़र कहलाता है। ये जो हमने बात की प्रवर्धन। लेज़र किरणें प्रकृति में नहीं पाई जाती, देखो नेचुरली नहीं मिलती, प्रकृति में नहीं मिलती। मैंने आपको बताया, हम अभी डिस्कस करेंगे कि आखिर कोई भी परमाणु है उससे हम किस प्रकार से जो है लेज़र प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं, लेज़र की तरंगें उत्पन्न कर पाते हैं, लेकिन वो स्टिमुलेटेड होता है। स्टिमुलेटेड का मतलब हमने स्टिमुलेट करवाया है जानबूझकर। प्रकृति में लेज़र प्रकाश नहीं मिलता, नेचुरली वो नहीं मिलता, करवाना पड़ता है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से लेजर का निर्माण करवाया था थियोडोर मेमन ने। यह पॉइंट याद रखना है, थियोडोर मेमन 1960 में इन्होंने सबसे पहले लेजर प्रकाश जो है उसका
लेजर का निर्माण किया, लेजर प्रकाश उत्पन्न करवाया। थियोडोर मेमन ने प्रकाश किया था, उन्होंने जो यूज किया था, प्रयोग किया था रूबी क्रिस्टल का। देखो यहां पे ये क्रिस्टल जो हमको दिखाई दे रहा है ये रूबी क्रिस्टल है। रूबी जो शब्द है, रूबी रूबी जो है, हम जो नग वगैरह होते हैं हम पहनते हैं, वहां पर एक होता है माणिक्य। क्या होता है? माणिक्य। लाल रंग का होता है, मतलब लाल गुलाबी रंग का होता है माणिक्य। तो रूबी के क्रिस्टल का प्रयोग किया गया था और इसके द्वारा जो है लेजर प्रकाश उत्पन्न करवाया था। तो सबसे पहले किसने करवाया है? थियोडोर मेमन ने। तो थियोडोर मेमन ने सबसे पहले बनाया, तो ये पॉइंट हमको अच्छे से याद रखना होगा। इस इमेज में हम देखते हैं, यहां पर एक खास बात ये है, स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीप्त प्रवर्धन। जो मैं आपको बता रहा हूं कि लेजर नेचुरली नहीं होता, उद्दीप्त किया जाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन किया जाता है। लेजर के नाम में ही आ रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो आखिर में सबसे पहले थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से किसने बताया था? वो बताने वाले थे आइंस्टीन। ये जो है आइंस्टीन जो थे, इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने बताया था उद्दीप्त उत्सर्जन के बारे में, थ्योरी दी थी। इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, इन्होंने अपनी थ्योरी बताई है कि इस प्रकार से उद्दीप्त उत्सर्जन हो सकता है। इनके सिद्धांतों का प्रयोग करके ये जो विद्वान है टाउन्स, इनका नाम क्या है? टाउन्स ने पहले बनाया है मेसर। टाउन्स ने क्या बनाया है? लेजर से पहले कौन सा उपकरण बना है? मेसर। मेसर का जो एम होता है, मेसर में जो एम होता है, एम, बाकी स्पेलिंग इसकी वही रहेगी, MESER, ये हो गया मेसर। लेकिन इस मेसर का जो एम है, इस एम की फुल फॉर्म होती है यहां पर माइक्रोवेव। तो पूरा हो जाएगा माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो मेसर जो है, इसमें माइक्रोवेव तरंगों की एक बीम उत्पन्न की जाती है। माइक्रोवेव तरंगों की एक लेजर की, जैसे लेजर सीधा प्रकाश है, इसी प्रकार से माइक्रोवेव तरंगें उत्पन्न की जाएंगी। तो इसका जो निर्माण किया था टाउन्स ने किया था, और ये जो निर्माण है 1953-1954 के समय पर इन्होंने किया। इन्हीं से सीखा, माइक्रोवेव तरंगों का जो सिद्धांत था उसी से सीखा है आगे इन्होंने थियोडोर मेमन ने। और ये जो है थियोडोर मेमन ने क्या किया है? इन्होंने आविष्कार किया है फिर किसका? लेजर का। तो लेजर में LASER, और यहां पर इन्होंने किसका प्रवर्धन करवाया है? लाइट का। तो लाइट का प्रवर्धन करवाया, उससे लेजर की बीम उत्पन्न करवाई है। तो ये तीनों वैज्ञानिक के जो नाम है इस चैप्टर में, ये लेजर वाले चैप्टर में, ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन, जिन्होंने लेजर का आखिर सिद्धांत क्या है, उसकी थ्योरी किसने दी है? वो आइंस्टीन ने दी है। इन्होंने उद्दीप्त उत्सर्जन के बारे में बताया है। टाउन्स ने इसी थ्योरी का प्रयोग करके माइक्रोवेव की बीम बनाई कि माइक्रोवेव तरंगे जो होती हैं वो सीधी दिशा में गति करें। और माइक्रोवेव की जगह पर थियोडोर मेमन ने जो है लाइट की एक सीधी बीम बना डाली और उसको क्या नाम दिया? फिर लेजर नाम दिया। लेजर तरंगे कैसी होती हैं, मैंने आपको शुरू में यहां पे दिखाया है। हम देखो, बचपन में आपने भी जरूर लेजर लाइट का यूज किया होगा, बच्चे खेलने के लिए भी यूज करते हैं। इस प्रकार की लाइट है, एक लेजर से एक प्रकार का यहाँ पे रंग हमको मिल रहा है। विभिन्न प्रकार की लेजर लाइट है, अलग अलग तरीके से ये लेजर लाइट यूज होती है। अब यहां पर हमको जानना है कि उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है। लेकिन उद्दीप्त उत्सर्जन से पहले हमको कुछ बेसिक पॉइंट यहां पे जानने। देखो यहां पर ये है कोई परमाणु, ये है कोई परमाणु, और ये है परमाणु का नाभिक। ये परमाणु का क्या है? नाभिक। नाभिक के पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया है? ये इलेक्ट्रॉन चला गया उच्च कक्षा में। जो भी कक्षा नाभिक के पास होती है, नाभिक के पास वाली कक्षा कैसी होती है? कम ऊर्जा वाली कक्षा होती है, और कंपैरेटिवली वो क्या होती है? वो स्थायी कक्षा होती है। तो नाभिक के पास वाली कक्षा, नाभिक के पास वाली कक्षा क्या होती है? कम ऊर्जा वाली। कैसी होती है? स्थायी। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण करी, ऊर्जा ग्रहण करके वो उच्च कक्षा में चला गया, ये है उच्च कक्षा। यहां पर उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर ऊर्जा कैसी होती है? उच्च ऊर्जा यहां पर होती है। देखो एक छोटा सा पॉइंट यहां पे देखो, यदि मान लिया आप इमेजिनेशन करके देखो, ये एक धरातल है और इस धरातल में यहां पर एक बॉल रखी हुई है।
तो बताओ ये बॉल जब नीचे होगी तो ये बॉल यहां पर क्या है, स्थाई। यहां पे बॉल क्या रहेगी, स्थाई रहेगी। लेकिन मान लिया ये जो बॉल है ऊर्जा ग्रहण की, या बॉल को हमने ऊर्जा दी और इस बॉल को हमने किसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो ऊंचाई पर जाने पर इस बॉल के अंदर क्या आ चुकी है, अब इस बॉल के अंदर आ चुकी है स्थितिज ऊर्जा। अब ये जो बॉल है यदि इस यहां पर जिस ऊंचाई पर है, ये बॉल को यदि थोड़ा भी कुछ स्टिमुलेशन यहां पे हुआ तो ये बॉल कहां पर आ जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। क्योंकि कोई भी प्रकृति का जो पदार्थ होता है ये सारे के सारे अपनी इस जो स्थायी अवस्था होती है, कम ऊर्जा वाली अवस्था होती है, वहां पर रहना चाहते हैं। तो ये बॉल चूंकि यहां पर जाने की वजह से काफी ज्यादा यहां पर ऊर्जा संचित हो गई तो ये वापस नीचे आना चाहती है। ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। यदि इलेक्ट्रॉन ये कम ऊर्जा वाली कक्षा से ऊर्जा ग्रहण करके अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आना चाहता है, वापस आना चाहता है। तो यदि इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से और वापस आएगा तो जितनी ऊर्जा इसने ग्रहण की थी उतनी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, त्याग। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, इसको मैं नाम दे रहा हूं के। इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरी कक्षा में एल में। तो जब इलेक्ट्रॉन के से एल में गया है तो इलेक्ट्रॉन ने क्या ग्रहण की है, ऊर्जा ग्रहण की है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से वापस आएगा तो जितनी ऊर्जा ग्रहण की है उस ऊर्जा को क्या करेगा, त्याग कर देगा। ये वाला जो त्याग है इसको तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस उत्सर्जन। इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस उत्सर्जन। तो ये उद्दीप्त उत्सर्जन नहीं है, ये है स्पॉन्टेनियस उत्सर्जन, या इसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। तो एक तो स्थिति यह है स्वतः उत्सर्जन वाली, मैंने आपको बताया यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और ऊपर से यदि वापस आएगा तो क्या उत्सर्जन करेगा, ये अपना ऊर्जा को वापस त्याग देगा और इसको क्या बोलेंगे हम, स्वतः उत्सर्जन। तो एक तो होता है स्वतः उत्सर्जन, दूसरा होगा उद्दीप्त उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन प्रकृति में हमको सामान्य रूप से मिलता है, मिलेगा, लेकिन उद्दीप्त उत्सर्जन जो है हमको करवाना होता है। सामान्य रूप से हम जो है उद्दीप्त उत्सर्जन जो है यदि मिल भी रहा है तो लेजर प्रकाश यदि बनेगा तो हम बनाएंगे ही, प्राकृतिक रूप से लेजर प्रकाश नहीं मिलता। तो ये तो हुआ स्वतः उत्सर्जन। एक बार देखते हैं इसको, अपनी बेसिक थ्योरी भी साथ बढ़ते चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कहां पे होते हैं, निम्न ऊर्जा वाली जो कक्षा होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन स्थायी होते हैं। यदि उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले भी जाएंगे तो अस्थायी होंगे, वहां से वापस निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आएंगे। तो जितनी ऊर्जा ग्रहण करके वो ऊपर गए थे, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में गए थे, उतनी ही ऊर्जा त्याग कर वो फिर निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में वापस आ जाएंगे। तो ये तो होगा स्वतः उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा की स्थिति में नाभिक के पास वाली कक्षा में रहते हैं, परंतु उत्तेजित होने पर उच्चतर कक्षा में चले जाते हैं। जब यह पुनः अपनी निचली कक्षा में आते हैं तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के बराबर का फोटोन को उत्सर्जित कर देंगे। जितनी ऊर्जा ग्रहण की थी, ऊपर गए थे, उसको त्याग कर वापस नीचे आ जाएंगे। यह स्वतः उत्सर्जन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम, स्वतः उत्सर्जन। खास बात क्या है, परंतु लेजर में ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्वतः उत्सर्जन का प्रयोग नहीं होता। लेजर में किसका प्रयोग होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन का। तो अब हमको जानना है कि आखिर में ये उद्दीप्त उत्सर्जन क्या है। तो पहले स्वतः उत्सर्जन देखा हमने जो होता है सामान्य रूप से, लेकिन लेजर तो उद्दीप्त उत्सर्जन का यूज करता है। उद्दीप्त उत्सर्जन क्या करता है या उद्दीप्त उत्सर्जन में क्या होता है। अब देखो एक बार, ये वाली स्थिति है, हमने यहां पे ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन पहले से कहां पे गया हुआ है, ये ऊंची कक्षा में पहले से इलेक्ट्रॉन पहुंचा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, उच्चतर कक्षा में। कहां पे कहा है, क्या है, उच्च कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में मौजूद है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, यदि इस स्थिति में कोई फोटोन आए, ये एक फोटोन आ रहा है, फोटोन के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। कोई फोटोन क्या होगा, कोई ना कोई विकिरण है, विकिरण मींस कोई ना कोई ऊर्जा वाला एच न्यू। फोटोन क्या होता है, प्रकाश का कण। प्रकाश जो होता है या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं
उनकी प्रकृति दोहरी मानी जाती है। देखो, दोहरी प्रकृति का मतलब क्या होता है, उनको कण के समान भी माना जाता है, तरंग के समान भी माना जाता है। और वो जो कण होते हैं, प्रकाश के जो कण होते हैं, यदि कण के रूप की बात करें, उनको हम फोटोन कह देते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर से इस दिशा से ये कोई फोटोन आके टकरा रहा है, ये फोटोन आएगा और इस फोटोन की क्या होगी, इसकी कोई ना कोई निश्चित ऊर्जा होगी, निश्चित ऊर्जा होगी। और मान लिया वो निश्चित ऊर्जा कितनी है, E। निश्चित ऊर्जा कितनी है, E। और ये फोटोन आकर ये हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो फोटोन आके किससे टकराया, इलेक्ट्रॉन से। जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से यदि टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से कहां पे आ जाएगा, निम्न कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, नीचे। फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे। फोटोन जो आ रहा था, फोटोन जो आ रहा था वो टकराने के बाद क्या निकल गया, सीधा। फोटोन आया, टकराया इससे और आगे चला गया, तो ये E ऊर्जा वाला फोटोन आगे चला गया। एक खास बात और है, जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से और निम्न ऊर्जा की कक्षा में आएगा, किसकी वजह से आ रहा है, ये जो आने वाला फोटोन था, ये कौन सा है, आने वाला फोटोन। ये जो आने वाला फोटोन है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से और निम्न कक्षा में आ रहा है। तो बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन भी अब ऊर्जा का त्याग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आ रहा है। किसकी वजह से, ये जो फोटोन आया था इसकी वजह से। एक खास बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर जो भी ऊर्जा का त्याग करेगा वो किसके बराबर ही होगी, E के बराबर। E किसकी ऊर्जा थी, ये आने वाला जो फोटोन था, आने वाला फोटोन की ऊर्जा कितनी है, E। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे अपनी कक्षा में आएगा तो ये भी कितनी ऊर्जा त्यागेगा, E। इसका मतलब क्या है कि जब कोई फोटोन आकर इस उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में, उच्च कक्षा में, तो जब कोई निश्चित लंबाई वाला, निश्चित आवृत्ति वाला, निश्चित ऊर्जा वाला फोटोन आकर इस उत्तेजित इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी निचली कक्षा में आ जाता है और उस आने वाले फोटोन के बराबर ही जो है तरंग का उत्पादन यहां पे होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन यहां से निकलेगा। तो इससे होगा क्या, आ तो रहा था E, लेकिन यहां से आगे कितने जाएंगे, 2E। आ रहा है E, आगे कितने जाएंगे, 2E। ये दो विकिरण बन गए। यहां पर आगे मान लो फिर से परमाणु है कोई, आगे दो परमाणु है माना यहां पे सामने, उन दोनों परमाणुओं से जाकर एक विकिरण एक परमाणु से टकराया जो उत्तेजित अवस्था में है, दूसरा विकिरण दूसरे परमाणु से टकराया जो उत्तेजित अवस्था में है। तो आप बताओ, क्या वहां पर भी जो विकिरण निकलेगा, आप देखोगे 1E से 2E प्लस 2E, तो ये विकिरण लगातार बढ़ेंगे और ये जो विकिरण होते हैं ये एक जैसी ऊर्जा वाले, एक से ऐसी इनकी तरंग की लंबाई होती है, एक जैसा इनका रंग है, एक जैसी इनकी आवृत्ति है, एक जैसे ही ये गति करते हैं। इसीलिए इन सबको इकट्ठा करके किसी विशेष दिशा में यदि भेज दिया जाए तो क्या होगा, लेजर तरंग बन जाएगी। बहुत सारी तरंगे एक साथ गति करेंगी तो क्या बन जाएगी, लेजर तरंग। तो यहां पर हम देखते हैं, ये जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया इसका मीनिंग क्या है, एक बार थ्योरी से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए जो बेसिक थ्योरी है, ये थ्योरी थोड़ी सी याद हो जाएगी तो आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। आखिर में हो क्या रहा है, परमाणु की उत्तेजित अवस्था में उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन से जब कोई निश्चित ऊर्जा का फोटोन आकर टकराता है, तो ये परमाणु की उत्तेजित अवस्था है और उच्च ऊर्जा वाला ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इससे कोई निश्चित ऊर्जा वाला फोटोन आकर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आता है। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से किस में आ जाएगा, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जाएगा और टकराने वाले फोटोन के बराबर, टकराने वाले फोटोन के बराबर का ही फोटोन उत्सर्जित कर देगा। यह उद्दीप्त उत्सर्जन कहलाता है। तो जितनी ऊर्जा आ रहा था, फोटोन जो आ रहा था, जितनी ऊर्जा उसकी थी E, उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, उद्दीप्त उत्सर्जन। और यह प्रोसेस लगातार चलेगी तो लगातार एक जैसे लक्षणों वाली तरंगें उत्पादित होंगी और उन तरंगों को किसी एक दिशा में भेज दिया जाए तो उससे क्या उत्पादन हो जाएगा, लेजर तरंगों का उत्पादन हो जाएगा। तो उद्दीप्त उत्सर्जन, तो उद्दीप्त उत्सर्जन
स्टिमुलेटेड एमिशन, जो लेजर में लिखा ही हुआ है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन कौन सा था? यही जो हमने देखा, एक फोटोन आया और उसने जो है दूसरा फोटोन भी उत्पन्न करवा दिया, तो यही है स्टिमुलेटेड एमिशन। इसी के बारे में बताया था 1917 में किसने? आइंस्टीन ने। और यही पद्धति का प्रयोग करके पहले बना है मेसर, जिसमें माइक्रोवेव का उत्पादन करवाया गया है। और मेसर के बाद किसका उत्पादन हुआ? फिर लेजर का 1960 में थियोडोर मैमन ने किया। तो आप देखोगे उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर ही, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम का, आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई कि लेजर कौन से सिद्धांत पर आधारित है? लेजर किस सिद्धांत पर आधारित है? उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित होता है लेजर। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आपसे पूछ ले लेजर का सिद्धांत किसने दिया है? भाई आइंस्टीन ने दिया है लेजर का सिद्धांत। आने वाला फोटोन और उत्सर्जित होने वाले जो फोटोन है, उनकी आवृत्ति, उनकी तरंग की लंबाई और उनकी कला समान होती है। देखो जो फोटोन आ रहा था, हमने बोला था उसकी ऊर्जा E है, उसकी कोई ना कोई आवृत्ति n है और उसकी कोई ना कोई लंबाई l है। तो ये आने वाला फोटोन है। अब एक तो ये फोटोन जाएगा ही, इसके साथ दूसरा फोटोन भी उत्पन्न होगा। तो आने वाले को हमने बोल दिया E1, तो E1 तो फिर जाएगा ही जाएगा, और जाने वाला जो है वो है E2। लेकिन यहां पर हमको पता है E2 बराबर भी किसके होगा? E1 के ही बराबर होगा। तो ये जो E2 है, इस E2 की कुल ऊर्जा E1 के बराबर ही होगी, इसकी आवृत्ति भी n होगी और इसकी लंबाई भी लैम्डा ही होगी। समान कला में होने का क्या मीनिंग है? हम तरंग देखते हैं, यदि हम तरंग इस प्रकार से बनाए तो सारी तरंगे एक जैसी कला की होंगी। जब कोई कला उच्च स्तर पे होती है, तरंग, सारी तरंगे एक साथ अपने उच्च स्तर और निम्न स्तर में कंपन करेंगी। सारी तरंगे एक साथ जो है, यहां पे आप देखते हो सारी तरंगे जो है एक साथ एक ही दिशा में गति करती हैं। सारी तरंगे क्या है? एक साथ एक ही दिशा में गति करेंगी। इसीलिए तो वो जो लेजर लाइट है वो इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी पावरफुल भी हो जाती है कि वो टूटती नहीं है, मींस बहुत दूर तक चली जाती है। यदि उसमें हम बहुत अधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाले पदार्थ लगा दें, ऊर्जा बहुत अधिक उसको दी जाए, और पदार्थ भी उसके हैं जो और ऊर्जा का प्रवर्धन करा देंगे आगे, मतलब कि ऊर्जा को, जितनी ऊर्जा मिल रही है उसको आगे भेज दें, प्रवर्धन करेंगे, ऊर्जा आ रही है उसको आगे भी भेज रहे हैं, तो हथियार जो है खतरनाक हथियार बना सकते हैं कि नीचे बैठे बैठे ऊपर कोई वायुयान जा रहा है, मतलब कि युद्ध का मैदान है, ऊपर कोई लड़ाकू विमान है, उसके ऊपर लेजर लाइट को फोकस कर लिया है और वो लेजर लाइट से उस वायुयान को नीचे से ही क्या कर दिया है? उसको ऊपर से पिघला दिया है, जहां पर भी लेजर लाइट डल रही है। तो ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो तरंगे होती हैं एक साथ एक दिशा में एक ऊर्जा वाली हैं, समान इनकी आवृत्ति होती है, समान लंबाई होती है, समान रंग होता है और एक जैसी इनकी कला होती है, एक जैसे इनके कंपन होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो लेजर जो होती है, इसमें जो उत्पन्न होते हैं फोटोन समान आवर्ती तरंगदैर्घ्य कला में होते हैं। जब ये अन्य परमाणुओं से जाकर टकराएंगे तो आगे बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती रहेंगी। एक परमाणु से लेजर वाली तरंग हमारी उत्पन्न हुई प्रारंभ में, जो उद्दीप्त उत्सर्जन है, वो जो दो फोटोन उत्पन्न हुए वो आगे दो से टकराएंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। फिर ये 4 जो है ये आगे और परमाणु से टकराएंगे तरंगे, तो लगातार ये तरंग का उत्पादन होगा। तो ये लगातार समान आवृत्ति समान लंबाई वाली तरंगे उत्पादित होती रहेंगी। एक विशेष व्यवस्था के द्वारा इन सब तरंगों को एक निश्चित दिशा में भेज देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? हमको लेजर वाली जो तरंग है, जो लेजर की बीम है, वो हमको मिल जाएगी। तो विशेष व्यवस्था कर दी जाए और सारी तरंगों को एक निश्चित दिशा में भेज दिया जाए तो हमको लेजर की बीम प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर देखते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो ये पॉइंट जो है लेजर के, इनको खास तौर पे याद रखना। यहां पर इस इमेज में और देख लेते हैं। यहां पे आप देखो ये बहुत सारे हैं परमाणु, ये बहुत सारे परमाणु हैं और इन परमाणुओं को क्या दी जाएगी? इनको दी जाएगी ऊर्जा, इनको कोई ना कोई ऊर्जा देने का सोर्स होगा। यहां पर बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होंगी। ये वाली इस दिशा में हम लगाते हैं दर्पण। इस दिशा में क्या लगाया जाता है? दर्पण, जिससे सारी की सारी तरंगे इस तरफ ही जाएंगी टकराकर, और एक दिशा जो ये है यहां से ये बाहर निकल सकती है। तो ये एक ही दिशा से, ये सारी तरंगे जो है ये एक ही दिशा से बाहर निकलेंगी। यहां पर अपारदर्शी सतह है, इधर की तरफ है अपारदर्शी,
नीचे भी अपारदर्शी है, केवल ये एक सतह ऐसी है जहां से ये तरंगे बाहर निकल सकती हैं और इसको बोलते हैं अर्धपारदर्शी। ये कैसी होती है सतह? अर्धपारदर्शी। तो यहां से तरंगे बाहर निकलेंगी और एक ही दिशा में लेजर बन जाएगा। तो जिस पदार्थ के परमाणु का, तो हमने देख लिया ऐसे तो लेजर उत्पन्न कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं लेजर की खासियतें डिपेंड करेगी किस बात पर? एक तो ऊर्जा जो दी जा रही है उस पर, और दूसरा ये कौन से पदार्थ के परमाणुओं को प्रयोग कर रहे हैं। ये जो परमाणु है, किसी भी लेजर में जो परमाणु यूज होंगे, यदि ये परमाणु जो है ठोस अवस्था वाले पदार्थ के हैं तो ठोस लेजर हो जाएगा। यदि गैसीय अवस्था है पदार्थ की तो गैस लेजर हो जाएगा। यदि यहां पर कोई अर्धचालक पदार्थ है, भले ही वो ठोस है, तो अर्धचालक पदार्थ वाला लेजर हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पदार्थ हो सकते हैं यहां पर, उसके आधार पर लेजर के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और ऊर्जा सोर्स जरूर यूज होता है यहां पर। तो जिस पदार्थ के परमाणुओं का प्रयोग लेजर उत्पन्न करने के लिए होता है उसे प्राप्ति माध्यम कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? प्राप्ति माध्यम। इसको कहते हैं गेन मीडियम। तो प्राप्ति माध्यम या गेन मीडियम कौन सा होगा? वह पदार्थ जिसके परमाणुओं से हमको लेजर की तरंगें उत्पन्न करवानी है, वह क्या होता है? प्राप्ति माध्यम। लेजर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक विशेष चैम्बर होता है। ये देख लो यहां पर क्या है? विशेष चैम्बर। इस विशेष चैम्बर का एक भाग 100% परावर्तक, एक भाग 100% परावर्तक होता है। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये 100% परावर्तक है और दूसरा भाग कम परावर्तक होता है। ये वाला जो भाग है ये कम परावर्तक भाग है और कम परावर्तक भाग से ही ये तरंगे बाहर की तरफ निकलती हैं। और किसका निर्माण हो रहा है? यहां पर लेजर यहां पर बन रही है, लेजर की बीम यहां पर बन रही है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा स्रोत के द्वारा पदार्थ के परमाणुओं को उत्तेजित अवस्था में रखेंगे। तो ऊर्जा का स्रोत यूज करते हमने बताया। तो ऊर्जा का स्रोत यूज करेंगे तो पदार्थ के परमाणु कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? उत्तेजित अवस्था में। मतलब परमाणुओं के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी उच्च कक्षा में चले जाएंगे। जैसे ही निश्चित आवृत्ति वाला और ऊर्जा वाला फोटोन किसी उत्तेजित परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसकी जैसी आवृत्ति का जो है फोटोन उत्सर्जित होगा। ये दोनों फोटोन कला संबद्ध होते हैं। कला संबद्ध का मतलब एक जैसी इनकी जो है कला होती है, एक जैसे ही ये उच्च और निम्न कला में एक समान ही पहुंचेंगे। एक जैसी कला, जितने भी फोटोन होंगे ये सब एक जैसे ही होंगे, एक जैसे ही उनके कंपन हो रहे हैं। ये लगातार बहुत सारे फोटोन उत्पन्न करेंगे। जब एक समान आवर्ती लंबाई कला वाले फोटोन कम पारदर्शी सतह से बाहर निकलते हैं तो लेजर की बीम बन जाती है। तो यहां तक आते आते हमने पूरा सिद्धांत समझा आखिर में लेजर का उत्पादन कैसे होता है। अब आपके मन में इस बात का तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आखिर में लेजर की तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिकों के नाम भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको, और लेजर का सिद्धांत क्या है वो भी हमको यहां पर याद में रखना है। यहां पर अब लेजर के जो ये प्रकाश है, लेजर की जो बीम होती है, इसके कुछ विशेषताएं होती हैं, इनको और डिस्कस करते हैं। लेजर प्रकाश के गुण, देखो ये गुण हमेशा याद रखने हैं। सही गलत के कथन जो होते हैं उनमें चयन करने में भी हमको याद रखने हैं। जैसे कि लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है जिसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। लेजर प्रकाश कैसा होता है? एक वर्णी, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। इसका मतलब है चूंकि हमने कहा कि लेजर प्रकाश में सारी तरंगे एक जैसी हैं, उनकी लंबाई, उनकी आवृत्ति, कला सब एक जैसी है, तो कोई भी तरंग की यदि लंबाई बराबर है या कोई भी तरंग की आवृत्ति बराबर है तो निश्चित रूप से उनका रंग भी बराबर होगा। तो ये सारी तरंगे क्या होती हैं? एक समान रंग की तरंग होती है। जैसे ये लेजर 1 है तो इसकी तरंग, इसमें जितनी भी तरंगे आ रही हैं सब एक जैसी हैं। ये लेजर 2 है, इसमें विशेष कलर, ये लेजर 3, ये अलग अलग लेजर हैं और इन अलग अलग लेजर में एक प्रकार का जो है रंग वाली तरंगे आ रही हैं। इसलिए लेजर की जो बीम होती है, किसी एक लेजर की बीम वो कैसी होती है? एक वर्णी होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि लेजर प्रकाश जो है एक वर्णी होगा। दूसरा पॉइंट है लेजर स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की बीम सक्रिय होती है, संकीर्ण होती है, या बिना मुड़े सीधी रेखा में चलती है, किसी लक्ष्य पर सीधे लेजर डाल सकती है। अब देखो ये जो बीम है, ये बीम कैसी होती है? ये सीधी होती है, संकीर्ण होती है और सीधी। कैसी होती है? एक तो होती है संकीर्ण, एक तो है सक्रिय, सक्रिय एवं सीधी। अब ये देखो ये लेजर का सोर्स है, यहां पर
और ये सीधा किसी विमान के ऊपर दाग सकते हैं और ये बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली लेजर की तरंगें होगी। तो सक्रिय सीधी होती हैं, सक्रिय होती हैं, सीधी होती हैं, सीधी दिशा में गमन करती हैं और किसी भी लक्ष्य पर सीधे लेजर को डाला जा सकता है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा कुछ गन आती हैं, वो गन जो होती हैं उन गन के साथ भी लेजर होता है। तो वो जो लेजर की बीम, जहां पर भी लेजर की बीम जाकर टकरा रही है उसी स्थान पर जाकर क्या लगती है, गोली लगती है। तो लेजर की बीम जो है उसके आधार उस पे कुछ गन्स में भी वो यूज की जा सकती है। तो लेजर की बीम सक्रिय होती है और सीधी रेखा में गमन करती है वह बीम। लेजर स्रोत द्वारा उत्सर्जित सभी तरंगे एक ही कला में होती है, अतः कला संबद्ध होती हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, कला संबद्ध। सारी की सारी तरंगे एक जैसी होती हैं लेजर में। जैसे मैंने आपको बताया, एक तरंग यदि इस प्रकार से गति कर रही है, उसके कंपन इस तरह से हैं, तो दूसरी तरंग भी ऐसे ही होगी। सारी तरंगे एक समान होती हैं, कला संबद्ध होती है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। लेजर प्रकाश की सारी तरंगे कला संबद्ध होती है, याद रखना हमको। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, सही कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें लेजर के संबंध में। फिर ऊर्जा का स्रोत क्या है और लेजर का पदार्थ हमने कौन सा यूज किया, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के पदार्थ और ऊर्जा स्रोत के उपयोग से शक्तिशाली लेजर बना सकते हैं। शक्तिशाली लेजर बना सकते हैं, एक प्रकार से क्या बनाए जा सकते हैं, हथियार बनाए जा सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हथियार। इसके अलावा ऐसे भी हो सकते हैं वेल्डिंग करने वाले या काटने वाले, मतलब ऐसे लेजर हो जिसको किसी धातु पे डालेंगे तो वो धातु वहां से कट जाएगी, या इस प्रकार के लेजर हैं धातु पे डालेंगे तो धातु गर्म होकर पिघलेगी और उसके दो हिस्से जुड़ जाएंगे। तो इतने ज्यादा शक्तिशाली लेजर बनाए जा सकते हैं। उसमें एक तो पदार्थ जो है वो डिपेंड उस पर करेगा और दूसरा कितनी ऊर्जा यूज की जा रही है वह उस पर डिपेंड करेगा। तो पदार्थ के परमाणुओं से ही वह लेजर का उद्दीप्त जो है उत्पादन वहां पर होगा। ये तो हमने यहाँ पे कुछ गुण देखे लेजर के प्रकाश के, 3-4 प्रमुख गुण थे। हमने देखा एक समान लंबाई वाली, एक समान आवृत्ति वाली तरंगें होंगी, मोनोक्रोमेटिक होंगी, एक समान कला में होंगी, सीधी रेखा में गमन करती हैं और ऊर्जा सोर्स और पदार्थ के आधार पर शक्तिशाली लेजर तरंगें भी उत्पादित की जा सकती हैं। बहुत अधिक ऊर्जा वाली लेजर तरंगें हो सकती हैं। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है मेसर, इस मेसर को भी जरूर याद कर लेना हमको। लेजर से पहले क्या बना था, मेसर। लेजर से पहले बना था मेसर, और मेसर में एम से क्या है, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये स्टिमुलेटेड एमिशन कौन सा है, वही उद्दीप्त उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहां पर क्या होगा, मेसर में यहां पे प्रकाश की जगह पर माइक्रोवेव तरंग का उत्पादन हो रहा है। तो मेसर एक ऐसा यंत्र है जो उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से माइक्रोवेव तरंगे उत्पन्न करता है, जो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। संचार के काम आ सकती है माइक्रोवेव तरंगे। रेडियो तरंगों से थोड़ी, रेडियो तरंगों का छोटा वाला साइड जो है उस तरफ होती है माइक्रोवेव तरंगे। इसका आविष्कार 1953 में टाउन्स और उनके सहयोगी ने किया था और बाद में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और मेसर के आधार पर ही किसका निर्माण हुआ, लेजर का निर्माण हुआ। तो लेजर बना है मेसर के ही आधार पर। मेसर का उपयोग रेडियो टेलीस्कोप में, रेडियो टेलीस्कोप मतलब कि जो टेलीस्कोप बहुत दूर है, संचार, मान लो कि हमारा कोई उपग्रह है या अन्य जो ग्रह पर हमारा जो है कोई रोबोट गया हुआ है, हमारा उपग्रह वहां पे गया हुआ है, तो इतनी दूर तक क्या किया जा सके, संचार किया जा सके। तो इसका प्रयोग रेडियो टेलीस्कोप में और डीप स्पेस स्पेसक्राफ्ट आदि में सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। तो बहुत दूरी तक सिग्नल भेजा जा सके, संचार किया जा सके, तो मेसर का प्रयोग होता है। इसका मतलब रेडियो सिग्नल जो भेजे जाते हैं उनमें जो अंतरिक्ष में हम मुख्यतः काम में ले रहे हैं या बहुत अधिक दूरी तक भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल, उसमें किसका प्रयोग हो रहा है, मेसर का। क्योंकि मेसर क्या करेगा, वो जो तरंगे हैं उन तरंगों को किसी निश्चित दिशा में और निश्चित लंबाई या निश्चित चौड़ाई की जो बीम होगी, इस रूप में उन तरंगों को जो है डाल दिया जाएगा। निश्चित रूप से माइक्रोवेव वाली जो तरंगे हैं इनकी बीम थोड़ी ज्यादा चौड़ाई वाली होती है। प्रकाश की जो बीम है वो थोड़ी सक्रिय है, इसकी बीम अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई वाली होगी, ताकि आसानी से जो है सोर्स तक पहुंचाकर उसको ग्रहण करवाया जा सके वहां पे, या जहां से भी आ रही हैं तो आसानी से एंटीना के माध्यम से उनको ग्रहण किया जा सके। तो लेजर
और मेसर। तो ये हमने मुख्य पॉइंट अभी डिस्कस किए परिचय के। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे आखिर में लेजर के क्या क्या प्रकार होते हैं और इसके साथ साथ कहां कहां पर लेजर जो है उपयोग होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।